तो हेलो बच्चों बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो अभी करंटली हम कवर कर रहे हैं अपना चैप्टर 6 जिसका नाम है स्टाफिंग। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो अपने चैनल पे मैं कवर कर चुका हूँ। तो एक प्लेलिस्ट बनी है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के नाम से, प्लेलिस्ट पे आप जाओ और देखो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो आज हम करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है कंपोनेंट या एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, यानी कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं स्टाफिंग के। तो स्टाफिंग बेसिकली 3 एलिमेंट से मिलके मेनली बना होता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। अब इन तीनों एलिमेंट्स को वैसे तो हमने स्टाफिंग के प्रोसेस में भी पढ़ लिया था, लेकिन वो एक ओवरव्यू था। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, कितने टाइप से रिक्रूटमेंट किया जाता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, फिर सिलेक्शन, फिर ट्रेनिंग। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पहला कंपोनेंट पूरा ब्रीफ में कवर कराऊंगा जिसका नाम है रिक्रूटमेंट। तो अब रिक्रूटमेंट पहले होता क्या है, वैसे तो हम ये स्टाफिंग के प्रोसेस में पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। रिक्रूटमेंट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ने वैकेंसीज़ निकाली हैं, उन वैकेंट जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यानी कि रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग मोर एंड मोर एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट बाय विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन चूज़ द बेस्ट अमंग ऑल द कैंडिडेट्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखा है दैट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर पीपल टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना थ्रू एडवर्टाइजमेंट करके, थ्रू अलग अलग सोर्सेज के थ्रू, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें उस पर्टिकुलर वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जिससे ऑर्गेनाइजेशन, ये उनका मेन मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें ताकि उनके पास ज़्यादा ऑप्शन रहें और उनमें से वो बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ कर सकें ताकि उनके ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट स्टाफ आ सकें। अब एंड रिज़ल्ट क्या होता है रिक्रूटमेंट का, ये 1 मार्कर में आ सकता है और वैसे भी आपको सॉरी पता होना चाहिए वैसे भी आपको कि एंड रिज़ल्ट ऑफ रिक्रूटमेंट होता क्या है। तो मेनली एंड रिज़ल्ट जो होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को परफॉर्म करने का ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, वो ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जब वो परफॉर्म करें तो एंड रिज़ल्ट के तौर पर उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस आएँ लोगों की, विच मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके लिए, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो खाली वैकेंट जॉब पोजीशंस हैं उनके लिए अप्लाई करें, ताकि जब कंपटीशन बहुत अच्छा होगा, बहुत सारे बेस्ट कैंडिडेट एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे, तो बेस्ट से बेस्ट उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टाफ मिलेगा। तो एंड रिजल्ट रिक्रूटमेंट का यही होता है, टू गेट मोर एंड मोर एप्लीकेशन फ्रॉम पीपल फॉर डूइंग सिलेक्शन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन उनके पास आएँ। अब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट 2 मेथड्स के थ्रू किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। एक होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट की। तो नाम से ही समझ आ रहा है इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है? इंटरनल रिक्रूटमेंट जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने रिक्रूटमेंट की नीड को फुलफ़िल करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही, यानी कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की हेल्प से जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी वैकेंट जॉब पोजीशंस को फुलफ़िल करती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? इंटरनल रिक्रूटमेंट कहते हैं। अब स्टाफिंग वाली जो प्रोसेस की जो वीडियो थी पिछली वीडियो, उसमें रीसेंट वीडियो आप एक बार गो थ्रू करना, उसमें मैंने आपको समझाया है पूरा स्टाफिंग प्रोसेस और बताया है कि अंडर स्टाफिंग जब होती है तो हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं और जब ओवर स्टाफिंग होती है तो हम इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं। इंटरनल रिक्रूटमेंट, अब आप बोलोगे कि सर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में से ही कैसे रिक्रूट कर लेती है? जनरली इंटरनल रिक्रूटमेंट सिर्फ तब फॉलो किया जाता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन में ओवर स्टाफिंग होती है। मैंने समझाया था पिछली वीडियो में कि जितनी टोटल जॉब पोजीशंस है, अगर पहले से ही उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, विच मीन्स एक्स्ट्रा हैं एम्प्लॉयज़, एक्स्ट्रा भरे हुए हैं, ठीक है, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो एक्स्ट्रा भरे हुए हैं या तो उनका किसी ना किसी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देती है या इक्के दुक्के का किसी का प्रमोशन कर देती है। तो ऐसे करके वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में से ही क्या करती है? इंटरनल रिक्रूटमेंट। अब ओवर स्टाफिंग के समय वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती। आप खुद सोचो ना, जब पहले से ही एम्प्लॉयज़ हद से ज़्यादा हैं, जितनी जॉब पोजीशन है एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर उससे कंपेयर करें तो वो क्या और एम्प्लॉयज़ को क्यों रिक्रूट करेगी बाहर से? क्योंकि उनके पास तो पहले से ही ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, जितनी सीट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसके हिसाब से। तो उस केस में वो ट्रांसफ़र या प्रमोशन की हेल्प से क्या करती है? उनको सही जगह पे प्लेस कर देती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिकली रन की जा सके।
ठीक है। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है? व्हेन द रिक्रूटमेंट इज़ डन फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, तो उसे ही हम इंटरनल रिक्रूटमेंट कहते हैं। और हमेशा जब भी ओवर स्टाफिंग होती है तब जनरली इंटरनल रिक्रूटमेंट को फॉलो किया जाता है। हाँ, इंटरनल रिक्रूटमेंट किसी भी नई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो सकता, क्योंकि नई ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई भी एम्प्लॉय होगा ही नहीं। तो क्या आप इंटरनल कर सकते हो रिक्रूटमेंट? नहीं कर सकते, तब तो आपको हर सारे ही एक्सटर्नल करने पड़ेंगे। या आप डीमेरिट में भी देखोगे वैसे पॉइंट। ठीक है। अब बात करते हैं इसी के अंदर सोर्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, यानी कि इंटरनल रिक्रूटमेंट किन सोर्सेज की हेल्प से किया जाता है। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट दो सोर्सेज की हेल्प से किया जाता है, एक होता है ट्रांसफ़र और एक होता है प्रमोशन। यानी कि एम्प्लॉयज़ जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ थे पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन में, उनका या तो ट्रांसफ़र करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से दूसरे डिपार्टमेंट में डाल के, या तो किसी किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन करके जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसे पूरा स्टेबल किया जाता है। ठीक है। तो अब हम इन दोनों सोर्स को पढ़ लेते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट की कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र का मतलब सिंपल है कि किसी भी एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में डाल देना। अब यहाँ पे एम्प्लॉय को बस एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया है, उसकी जॉब पोजीशन कोई हायर जॉब पोजीशन पे उसे प्लेस बिल्कुल नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ एक ट्रांसफ़र हुआ है, ना उसकी इसमें पे बढ़ेगा, ना उसकी इसमें अथॉरिटी बढ़ेगी, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, और ना ही कोई जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ होगी उसकी। मतलब विच मीन्स वो अगर क्लर्क है तो वो रहेगा क्लर्क ही, बस दूसरे डिपार्टमेंट में आ गया है। तो क्या होता है ट्रांसफ़र का मतलब? शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, यानी कि एक एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से बस दूसरे डिपार्टमेंट में डाल देना। जहाँ पे ट्रांसफ़र में कोई अथॉरिटी में चेंज नहीं आता, अथॉरिटी सेम रहती है। ठीक है। पे भी सेम रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम है, सेटिस्फैक्शन भी सेम है। एग्जाम्पल के साथ समझ लो, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय है राम, जो क्लर्क की पोजीशन पे काम कर रहा है। अब पहले वो सेल्स डिपार्टमेंट में क्लर्क था, बस अब क्या करा ऑर्गेनाइजेशन ने, उसे ट्रांसफ़र कर दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। लेकिन वो उसकी पोस्ट बदल गई? है तो वो क्लर्क ही ना, विच मीन्स बस उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, बाकी और कुछ चीज़ चेंज नहीं हुई है। तो ये क्या होता है हमारा ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र के थ्रू भी इंटरनल रिक्रूटमेंट किया जाता है। ये होता है ट्रांसफ़र जो है, ये पहला सोर्स है। सेकंड सोर्स है प्रमोशन। प्रमोशन आप सबको पता है, प्रमोशन का मतलब होता है एक एम्प्लॉय को किसी हायर जॉब पोजीशन पे प्लेस करना, उसे ही प्रमोशन कहा जाता है, या प्रमोट करना कहते हैं, कि आगे प्रमोट कर दिया गया। विच मीन्स अभी जिस पोजीशन पे वो एम्प्लॉय काम कर रहा है उससे हायर जॉब पोजीशन पे उसे प्लेस कर देना, जिसमें उसकी अथॉरिटी भी इंक्रीज़ होगी, उसका पे भी इंक्रीज़ होगा, उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगी, और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। सो प्रमोशन का मतलब है प्लेसिंग एन एम्प्लॉय एट हायर जॉब पोजीशन, जिसमें उसकी अथॉरिटी भी इंक्रीज़ होगी, पे भी इंक्रीज़ होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज़ होगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंधों पे ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि अब वो बड़ी पोस्ट पे चला गया। एग्जाम्पल समझ लो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में राम था उसी में श्याम था ऑर्गेनाइजेशन में। श्याम जो था वो क्या था पहले? सुपरवाइज़र, विच मीन्स लोअर लेवल का, एक लोअर लेवल में काम करने वाला था, सुपरवाइज़र था। लेकिन श्याम जो है उसका प्रमोशन हुआ डायरेक्ट किस पे? सेल्स मैनेजर पे। विच मीन्स पहले वो लोअर लेवल पे काम करता था, अब वो कहाँ प्रमोट कर दिया गया? मिडल लेवल पे। तो यहाँ पे क्या हो गया? उसका प्रमोशन हो गया। तो ये दो जो हैं ये सोर्स हैं जिसके थ्रू इंटरनल रिक्रूटमेंट को पूरा क्या किया जाता है? परफॉर्म किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनको या तो ट्रांसफ़र किया जाता है या तो प्रमोशन दे दिया जाता है। उसके बेस पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा दी जाती है ओवर स्टाफिंग के अंडर। ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। अब आप मतलब तो समझ गए हो। तो पहला एडवांटेज, ये बहुत इकोनॉमिकल होता है। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे बाहर से एम्प्लॉयज़ को आप हायर नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे ना ही आपको एक्सटर्नली कोई प्रोसेस परफॉर्म करने की ज़रूरत है कि उन सब का इंटरव्यू लो, उन सब के टेस्ट लो, उसमें बहुत कॉस्ट आती है और वो एक लेंदी प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पे तो आप बस जो पहले से थे उन्हीं को कहीं प्रमोट कर रहे हो अंदर ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हीं को कहीं ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो इसमें कोई कॉस्ट लगेगी क्या आपकी? नहीं। तो ये बहुत इकोनॉमिकल है। दूसरा, मोटिवेट द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। जब किसी एक एम्प्लॉय को प्रमोशन ही मिलता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो दूसरे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो जाते हैं कि यार इसे मिला है तो शायद हमें भी मिलने के चांसेस हैं, तो वो और अपनी क्या है पोटेंशियल पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मोटिवेशन भी प्रोवाइड होती है अदर एम्प्लॉयज़ को। लेस अमाउंट इज स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पे ज़्यादा अमाउंट खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो पहले से ही उस ऑर्गेनाइजेशन में 5-10 साल से काम कर रहे हैं, उन्हीं को प्रमोट और ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो उन्हें तो पता है ना कि कैसी ट्रेनिंग होती है, तो उन्हें ट्रेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए ट्रेनिंग पे ज़्यादा खर्चा ही नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन का इस सोर्स के अंदर, इंटरनल रिक्रूटमेंट में। ठीक है।
और लास्ट है नो नीड ऑफ ओरिएंटेशन, क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ही ट्रांसफ़र या प्रमोशन दिया गया है तो वो तो पहले से ही एक दूसरे से क्या है, फेमिलियर हैं। ओरिएंटेशन का मतलब नए एम्प्लॉयज़ को पुराने एम्प्लॉयज़ से इंट्रोड्यूस कराना। तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो तो एक दूसरे को सब जानती ही हैं, तो इस मेथड में ओरिएंटेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये 4 एडवांटेजेस हैं। इकोनॉमिकल होता है ये मेथड, मोटिवेट होते हैं अदर एम्प्लॉयज़, ट्रेनिंग पे ज़्यादा अमाउंट खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, और ओरिएंटेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट के ड्रॉबैक्स की, कि इंटरनल रिक्रूटमेंट जब किया जाता है तो उसके क्या घाटे होते हैं, मतलब क्या उसके जो होते हैं बेनिफिट नहीं होते हैं। तो ड्रॉबैक की बात करें तो सबसे पहला, नो फ्रेश टैलेंट विल कम, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग जो पहले से ही थे उन्हीं को बस ट्रांसफ़र और प्रमोशन दे रहे हो, तो कोई नया टैलेंट नहीं आता ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। लिमिटेड ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है, क्योंकि जो थे उन्हीं में से किसी को ट्रांसफ़र या प्रमोशन दे के आपको इंटरनल रिक्रूटमेंट करना होता है। बाहर से अगर आप बाहर से एक्सटर्नली रिक्रूट करते हो तो कितनी वैकेंसीज़ आती है, कितने लोग अप्लाई करते हैं, तो आपके पास वाइडर चॉइस होती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरनल रिक्रूटमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि न्यू ऑर्गेनाइजेशन में तो एम्प्लॉयज़ ही नहीं है ना, वहाँ तो पहली बार एम्प्लॉयज़ हायर होंगे, तो वहाँ तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ही फॉलो होगा जब कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स में रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, हाँ, और कभी कभी क्या होता है जब इंटरनल रिक्रूटमेंट में ज़्यादा ट्रांसफ़र करो ना एक एम्प्लॉय के, तो उससे ना कभी कभी ज़्यादा ट्रांसफ़र, मान लो एक एम्प्लॉय अभी सेल्स डिपार्टमेंट में था, अचानक से उसे प्रोडक्शन में भेज दिया, उसके बाद अचानक से उसे मार्केटिंग में भेज दिया, तो इससे क्या होता है वो एम्प्लॉय बहुत परेशान हो जाता है कि मुझे हर डिपार्टमेंट में जाना पड़ रहा है, उसमें काम करना। तो इतना ट्रांसफ़र होने की वजह से भी कभी कभी जब ज़्यादा ट्रांसफ़र करें एक ऑर्गेनाइजेशन, तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं किसके, इंटरनल रिक्रूटमेंट के। अब यहाँ पे बच्चों एक बात हुई है कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के ना मैंने पहले सोर्सेज नोट कर लिए, तो पहले ना हम कवर कर लेते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, फिर मैं सोर्सेज पे आऊँगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। मैंने बताया था 2 टाइप्स के रिक्रूटमेंट होते हैं, तो सेकंड होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बहुत ही सिंपल है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी वैकेंट जॉब पोजीशंस के लिए कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से रिक्रूट करती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, यानी कि फ्रेश लोगों को, फ्रेश कैंडिडेट्स का पूरा सिलेक्शन करती है, उनका टेस्ट लेती है, पूरे तरीके उनका इंटरव्यू लेती है। तो जब बाहर से रिक्रूट करती है ना एक ऑर्गेनाइजेशन, अपनी रिक्रूटमेंट की नीड को फुलफ़िल करने के लिए कैंडिडेट्स को बाहर से रिक्रूट करती है, तो उसे ही हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहते हैं। वट मीन्स व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल देयर रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, इंटरनल में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही रिक्रूटमेंट कर दिया जाता था, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 50 वैकेंसीज़ यानी कि 50 सीट्स अभी खाली हैं जॉब पोजीशन, तो बाहर क्या करें, अब वैकेंसीज़ निकाली जाएंगी और बाहर के लोगों को अप्लाई करेंगे और नए कैंडिडेट्स को क्या किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज एन एम्प्लॉय हायर किया जाएगा या रिक्रूट किया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कैंडिडेट को सिलेक्ट करना और उन्हें रिक्रूट और हायर करना, जितनी भी वैकेंट जॉब पोजीशंस हैं ऑर्गेनाइजेशंस में उनके लिए, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, तो एडवांटेजेस क्या होते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के, फ्रेश एंड न्यू टैलेंट विल कम। मैं आपको एक वैसे ट्रिक बताता हूँ, देखो जो इंटरनल रिक्रूटमेंट के डिसएडवांटेजेस है ना वही एक्सटर्नल के एडवांटेजेस हैं, और जो इंटरनल के, आप कह सकते हो इंटरनल रिक्रूटमेंट के जितने भी डिसएडवांटेजेस थे ना, वो बेसिकली, या एडवांटेजेस थे इंटरनल के, वो एक्सटर्नल के ड्रॉबैक्स हैं, यानी कि उल्टा चल रहा है। अब देखो इंटरनल में था कि कोई फ्रेश और न्यू टैलेंट नहीं आ पाता क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में से ही, लेकिन एक्सटर्नल में वही एडवांटेज है, क्योंकि एक्सटर्नल में आप बाहर से रिक्रूट कर रहे हो तो फ्रेश और न्यू टैलेंट्स आते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजीज़ हर चीज़ बढ़ रही है, तो फ्रेश एंड न्यू टैलेंट्स विल कम, ठीक है, पहला। सेकंड, वाइडर चॉइस। अब इंटरनल में एक लिमिटेशन था कि लिमिटेड चॉइस होती, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही रिक्रूट कर रहे हो, लेकिन एक्सटर्नल में वाइडर चॉइस होती है, क्योंकि जब बाहर से आप चूज़ करते हो तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आपके पास आते हैं, तो बहुत चॉइसेस होती हैं। थर्ड, नॉलेज ऑफ़ न्यू टेक्नोलॉजी। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन जब बाहर से रिक्रूट करेगी तो नए फ्रेश टैलेंट्स जब उन्हें मिलेंगे तो उन फ्रेश टैलेंट्स को नई नई टेक्नोलॉजीज़ की क्या होगी, नॉलेज होगी, और जितनी नई टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी उतना बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जो जब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट किया जाता है तो उन जो भी पर्सनल्स को हायर किया जाता है उन्हें नई टेक्नोलॉजीज़ की क्या होती है, नॉलेज होती है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, यानी कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जब किया जाता है तो नए जो कैंडिडेट्स आते हैं वो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि उनके पास टैलेंट और उनके पास जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं ना
वो उनके अंदर भी एक बेसिकली कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आना शुरू होता है कि ये तो हमसे बहुत बेहतर है, तो हमें भी अब बेहतर होना पड़ेगा, ठीक है। एंड लास्ट इज़ क्वालिफाइड पर्सनल, विच मीन्स जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है आपको भी पता है जनरेशन कितनी ज़्यादा क्वालिफाइड होती जा रही है। और वैसे भी जब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट किया जाता है ना, तो क्वालिफिकेशंस, एजुकेशन बैकग्राउंड, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जिस हिसाब से उनकी वैकेंट जॉब पोजीशन है उसके लिए उसी क्वालिफिकेशन का एक कैंडिडेट ढूंढती है। तो क्वालिफाइड पर्सनल्स भी मिल जाते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के थ्रू। बात करते हैं ड्रॉबैक क्या होते हैं, तो मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ फॉल्स। कभी कभार क्या होता है जब नए और फ्रेश टैलेंट्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो पुरानों का मोरल थोड़ा डाउन हो जाता है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, इनकी नॉलेज तो बहुत अच्छी है। सेकंड, नॉट इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल नहीं होता मेथड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, क्योंकि आपको वैकेंसी निकालते हो, एडवर्टाइज़ करते हो, ठीक है, उसमें कॉस्ट आती है। आप फिर उनके टेस्ट लेते हो, उसमें कॉस्ट आती है। इंटरव्यूज़ लेते हो, उसमें कॉस्ट आती है। तो एक इकोनॉमिकल यानी कि खर्चीला प्रोसेस है ये एक। और तीसरा है बहुत लेंदी भी होता है। इंटरनल में तो क्या है, जो एम्प्लॉयज़ पहले से हैं उन्हीं में बस ट्रांसफ़र और प्रमोशन करना होता है, तो वो उसमें तो कुछ ही लेंदी नहीं होता। लेकिन ये बहुत लेंदी भी होता है, टाइम टेकन प्रोसेस होता है। फोर्थ, मोर चांसेस ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जो नए कैंडिडेट्स आते हैं ना, वो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन या कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर पाएंगे या नहीं, वो बेसिकली डिपेंड करता है। इंटरनल में तो क्या है, एग्जिस्टिंग जो पहले के एम्प्लॉयज़ थे वो तो फैमिलियर है रूल्स एंड रेगुलेशन और ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कभी भागेंगे नहीं। लेकिन मान लो अगर ये एक एम्प्लॉय है, ये आया ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, अब इसको पसंद नहीं आए रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के, ये मान लो ये बहुत ही नॉलेजेबल था, इसे लगा कि यार ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ मेरी कोई वैल्यू नहीं हो रही, या ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन में मैं काम नहीं कर सकता, तो वो भग जाएगा, वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो नए कैंडिडेट्स आते हैं ना, वो कभी जब वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें टर्नओवर के, क्योंकि न्यू कैंडिडेट समझते नहीं है ना। जो एग्जिस्टिंग है वो तो जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, क्या रूल्स, तो वो एडजस्ट करते आ रहे हैं, तो वो इजीली रह लेते हैं। लेकिन न्यू कैंडिडेट्स में ज़्यादा टर्नओवर होने के चांसेस, टर्नओवर मतलब एम्प्लॉयज़ के निकलना, वो पैसों वाला टर्नओवर नहीं। मोर अमाउंट, मोर अमाउंट ऑन ट्रेनिंग, यहाँ पे ट्रेनिंग पे भी अमाउंट ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। ये बेसिकली मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आपको बुक में जनरली ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप खुद सोचो जब नए एम्प्लॉयज़ आएंगे तो उन्हें वर्क एक्सपीरियंस के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो उनकी ट्रेनिंग में ज़्यादा अमाउंट स्पेंड होगा। और ओरिएंटेशन की भी नीड होती है, तो ओरिएंटेशन में भी थोड़ी कॉस्ट जाती ही जाती है, क्योंकि नए कैंडिडेट्स हैं, ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ नहीं है, ये नए हैं, बाहर से रिक्रूट किए हमने, तो ऑफकोर्स है इनको ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। और ओरिएंटेशन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी खासी होती है, जिसमें कॉस्ट भी ठीक ठाक आ जाती है, ठीक है। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है, इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, यानी कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल बाहर से रिक्रूट करती है एम्प्लॉयज़ या कैंडिडेट्स को, ठीक है, और हायर करती है उन्हें, तो क्या क्या मेथड्स हैं जिनके थ्रू वो रिक्रूट कर सकती है। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके आगे मैंने स्टार्स लगा रखे हैं। वैसे जनरली डिपेंडिंग ऑन पेपर, की कभी कभार अगर पेपर ऐसा बनाया जाए जिसमें रेयर चीज़ों को दिया जाए, तो ऐसे आएंगे जो ज़्यादातर नहीं आते। और अगर मेनली पेपर कॉमन पैटर्न पे ही बनेगा, तो जिनके आगे मैंने स्टार लगाया वो मेथड्स जनरली केस स्टडीज़ इस पे आ जाती है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट्स के इन पे सब में केस स्टडी आती है। और एक मैं आपको चीज़ बताऊं, तो इनको ना रटो मत, इनको समझ लो बहुत अच्छे से, क्योंकि ये डायरेक्टली बहुत कम आता है। ये क्वेश्चन के सोर्सेज बताओ, आ जाता है मतलब आने के चांसेस हैं, लेकिन ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन केस स्टडी के रूप में ज़्यादा आता है। तो सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला इसमें जो मेथड है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर क्या करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, या एक फैक्ट्री जो है वो, एक बाहर नोटिस लगा देती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कि हमें ऐसे ऐसे करके एम्प्लॉय चाहिए, और ऐसे, तो जिसको उस जॉब की नीड होती है वो सीधा डायरेक्ट अंदर आता है और इंटरव्यू देता है और सिलेक्ट हो जाता है। जनरली ये जो मेथड है ना, ये नोटिस लगाने वाला मेथड से मैं इसे याद रखता था। और इस मेथड में ना जनरली क्या होता है कि ये उनके लिए जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड है। तो इसकी दो पहचान याद रखना कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में नोटिस लगाती है ऑर्गेनाइजेशन बाहर, और दूसरा ये सबसे बेस्ट मेथड है अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए, यानी कि उन लोगों के लिए बहुत अच्छे, जैसे स्वीपर्स, पियोन। क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर कोई प्रोफेशनल एम्प्लॉय हम हायर कर रहे हैं, तो क्या हम बाहर नोटिस लगा के उसे उसी टाइम अंदर बुलाएंगे? नहीं। तो आप खुद ही सोचो ना, ये स्वीपर, पियोन जो हमारे भाई लोग होते हैं, उनके लिए ज़्यादातर ये मेथड जनरली मतलब सूटेबल होता है। और ऑर्गेनाइजेशन इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड का इस्तेमाल उन्हीं लोगों के लिए करती है,
ठीक है। सेकंड मेथड है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स इसके नाम से ही कोरिलेट करता है इसका मतलब, हालांकि बुक में आपको पूरी इसकी डेफिनेशन कुछ अलग ही दी होगी जो आपको समझनी पड़ेगी, लेकिन जब समझ जाओगे तो समझ आएगा कि इसका नाम से इसके मतलब जो है एक्चुअली में वो निकलता है। तो कैजुअल कॉलर्स, अब क्या होता है बेसिकली ये मेथड में, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट या हायर करती है ना कैंडिडेट्स को, तो वो सब की जो एप्लीकेशंस आई होती हैं उन एप्लीकेशंस की वो एक फ़ाइल बनाती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और जैसे जो मान लो 100 में से 10 सिलेक्ट हुए तो बाकी जो 90 है ना वो अपनी एप्लीकेशंस वहीं छोड़ के चले जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और उन एप्लीकेशंस की जब ऑर्गेनाइजेशन फ़ाइल बना लेती है, अब मान लो जो 10 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे उसमें से 2 ने कहा कि मैं आपका अपॉइंटमेंट लेटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, तो अब वो किन 2 को बुलाएंगे, उन 2 को बुलाएंगे जो उन 10 के बाद सबसे पहले जो उनकी मेन कंसिडरेशन में थे ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो वो एप्लीकेशन फ़ाइल मेंटेन करती है उसको वो वेटिंग लिस्ट भी बोलती है। तो उन एप्लीकेशन में से वो क्या करती है, उनको वापस कॉल करती है और उन्हें हायर करने के लिए बुलाती है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है मेथड को, कैजुअल कॉलर्स। अब अगर आप देखो मेथड में यही तो हुआ, कैजुअली कॉल करके ही तो रिक्रूटमेंट हुआ मेनली, और उनका रिक्रूटमेंट हुआ जिन्हें पहले क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो ये कैजुअल कॉलर्स है। थर्ड, मीडिया एडवर्टाइजिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, जनरली केस स्टडी इसी से आती है। मीडिया एडवर्टाइजिंग, सबसे पहले इसकी पहचान की सबसे पॉपुलर मेथड है एडवर्टाइज़ करने का और हायर करने का एम्प्लॉयज़ को, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को परफॉर्म करने का सबसे पॉपुलर मेथड। सिंपली ये मेथड क्या है कि न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, इनके थ्रू क्या करना, अपनी वैकेंसीज़ को एडवर्टाइज़ करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों, क्योंकि जनरली जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स के थ्रू ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। तो मीडिया एडवर्टाइजिंग मीन्स जस्ट एडवर्टाइजिंग अबाउट द वैकेंट जॉब पोजिशन इन द न्यूज़पेपर्स और इन द जर्नल्स, ओके। फोर्थ इज़ एम्प्लॉय एक्सचेंज। एम्प्लॉय एक्सचेंज का मतलब है कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्सचेंजेस होते हैं जो क्या करते हैं, एक मिडल मैन का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये इसके लिए एक लाइन जो है पहचान ये है कि ये मिडल मैन का काम करते हैं। ये मिडल मैन का काम कैसे करते हैं कि जो भी जॉब सीकर्स इनके पास आते हैं, जॉब सीकर्स यानी कि जिनको जॉब चाहिए, ठीक है, वो इनके पास अपनी क्या छोड़ जाते हैं, अपनी प्रोफाइल, अपना जो भी बायोडाटा है वो छोड़ जाते हैं। और फिर जब ऑर्गेनाइजेशन इनसे कांटेक्ट करती है तो ये उनका जिन लोगों को जॉब चाहिए थी, जो अपना बायोडाटा छोड़ के गए थे, उनका बायोडाटा उन ऑर्गेनाइजेशंस को क्या कर देते हैं, दे देते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन इनसे कॉन्टैक्ट्स में होती हैं। तो उससे क्या होते हैं, ये एक मिडल मैन का काम करते हैं जहाँ पे जॉब सीकर्स और जो जॉब गिवर्स हैं उनको क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों ना काफ़ी सेम है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्लेसमेंट एजेंसीज एंड कंसल्टेंट, लेकिन दोनों में फ़र्क यही है कि प्लेसमेंट एजेंसीज एंड कंसल्टेंट भी यही काम करती है, कि ये भी यही करती है, पर इसमें फ़र्क क्या है ये देखो आप। तो प्लेसमेंट एजेंसीज़ क्या होती हैं, ये कुछ ना ऐसी एजेंसीज़ होती है जिनका मोटिव होता है लोगों को जॉब दिलाना, क्योंकि इन एजेंसीज़ का ना कॉन्टैक्ट रहता है बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज से। तो ये प्लेसमेंट एजेंसीज़ क्या करती हैं, कॉल करती हैं अलग अलग लोगों को जो जॉब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनके पास डेटाबेस होता है, बहुत से लोगों के नंबर्स होते हैं, कॉल करती हैं उनसे, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस लेती है ये। तो यहाँ पे ना फ़ी ली जाती है, तो जहाँ पे भी फ़ी की बात है समझ जाना प्लेसमेंट एजेंसीज एंड कंसल्टेंट है। तो एक सर्टेन फ़ी का एक अमाउंट लेती हैं और कहती हैं कि हम आपको एक महीने में, मतलब आपको बहुत सारी जॉब्स ऑफ़र करवा देंगे ऑर्गेनाइजेशन से, या एक या दो तो कम से कम करवा ही देंगे। तो ये एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करती हैं ये एजेंसीज़। तो ये एजेंसीज़ क्या करती हैं, जिनको जॉब चाहिए उनसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ़ी लेती हैं, ठीक है, और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस इनके कॉन्टैक्ट में होती है उन्हें उस जॉब सीकर का बायोडाटा और सब चीज़ भेज देती है। तो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन इनसे कांटेक्ट में होती हैं कि एक या दो ऑर्गेनाइजेशन तो इन्हें क्या करती हैं, जिस पर्टिकुलर बंदे ने इन्हें फ़ीस दी है ना, उसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या भेज देती हैं कि आप एक बार इनका इंटरव्यू फ़ाइनल करा दो। तो ये ऐसे आपका ना इंटरव्यू फ़ाइनल कराती हैं। तो आप कैसे कह सकते हो जॉब दिलवाने वाली एजेंसीज़ होती हैं, या आपका इंटरव्यू सेटल कराने वाली ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, बस एक आपसे डिसेंट फ़ी लेती हैं। सिक्स्थ इज़ कैंपस रिक्रूटमेंट, बहुत ही फेमस और बहुत ही ईजी। कॉलेजेस में जितने भी कैंपस आते हैं, यानी कि जिन्हें आप कहते हो प्लेसमेंट लग जाए, जैसे आप आईआईटी, आईआईएम्स, जितने भी कॉलेज हैं, इनमें हम क्यों जाते हैं, बड़े बड़े पैकेजेस लगे। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन से क्या लेती हैं, फ्रेश टैलेंट्स और बच्चों को लेती हैं, ठीक है, उसे ही हम कैंपस रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू भी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट किया जाता है। जैसे आप देखते हो बड़ी बड़ी कंपनीज़ अमेज़ॉन, लेंसकार्ट, ये सब आईआईटीज़, आईआईएम्स और
ड्यू के भी बहुत से टॉप कॉलेजेस में आती हैं और क्या करती हैं, फ्रेश टैलेंट्स को वहाँ से पिकअप करके ले जाती हैं। तो उसी को हम कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। सेवन्थ, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। पिछले साल यानी कि पिछले साल के पेपर में इससे एक केस स्टडी आई थी। इसके नाम ही सजेस्ट करता है, इसका मतलब रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, यानी कि ये क्या है, ये एक ऐसा मेथड है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का जिसमें बाहर से एम्प्लॉय को रिक्रूट किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन के बेसिस पे। जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए समझ लो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें राम नाम का एक आदमी काम करता है जो 40 इयर्स का है। अब राम की एक अच्छी गुडविल है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राम पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत भरोसा करती है। अब राम ने कहा कि मेरा ना एक भतीजा है जो भी बहुत अच्छा अकाउंटेंट है और उसकी स्किल्स भी बहुत अच्छी है, कैलकुलेशन स्किल्स। तो राम ने ना इन्हें क्या किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिकमेंड किया कि मेरा भतीजा है, और ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, उस रिकमेंडेशन के बेस पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू कर दिया। तो वो जैसे अगर वो बाकी तो अब आगे उनके राम के भतीजे पे कि वो इंटरव्यू क्रैक कर देता है तो ऑफकोर्स उसे जॉब मिल जाएगी। तो रिकमेंडेशन लेके किसी एम्प्लॉय से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिसकी गुडविल बहुत अच्छी होती है ऑर्गेनाइजेशन की नज़रों के सामने, उसके बेस पे जब किसी कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट किया जाता है तो उसे कहते हैं रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जिस एम्प्लॉय ने रिकमेंड किया है ना, अगर मान लो इन केस ऐसा होता है कि जिसके लिए रिकमेंडेशन किया गया था, मान लो यहाँ पे राम ने अपने भतीजे के लिए किया था, अब भतीजे ने कोई फ्रॉड कर दिया इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो पैसे लेके भग गया, तो यहाँ पे राम को पकड़ लेगी ऑर्गेनाइजेशन और बोलेगी तुम अब बात करो उस भतीजे से क्योंकि तुमने ही हमें रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से ठेकेदार वाला जो सिस्टम होता है, आपने देखा होगा जब आप अपना घर वर बनाते हो तो ठेकेदार से कांटेक्ट करते हो। ठेकेदार कौन होता है? ठेकेदार वो पर्सन होता है जो पूरा ठेका लेता है आपके उस घर के काम करने का, और वो क्या करता है, अलग अलग लेबर्स उसके कांटेक्ट में होते हैं। तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा है, मतलब ये जनरली उन लोगों के लिए लेबर्स की फॉर्म में बोला गया है कि जब लेबर्स को रिक्रूट करना हो बाहर से तो क्या किया जाता है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, विच मीन्स जो जॉबर्स होते हैं उनको कांटेक्ट किया जाता है, और जॉबर्स के ना कांटेक्ट में होते हैं बहुत सारे कौन, लेबर्स। ठीक है। तो जैसे ही उस जॉबर यानी कि उस ठेकेदार को कांटेक्ट करते हैं तो वो ठेकेदार बहुत सारे किनको बुला देता है, लेबर्स को अपने साथ बुला देता है, क्योंकि उसकी पहचान रहती है उन सारे लेबर्स से। तो आप समझ लो ये एक ठेकेदार वाला सिस्टम है, जिससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी छोटा इंस्टीट्यूशन जब उन्हें लेबर की नीड हो तो वो जॉबर्स से क्या करती हैं, कांटेक्ट करती हैं। तो अब बात करते हैं 9th की, एडवर्टीज़मेंट या एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न। सो बेसिकली आजकल बहुत सी कंपनीज़ क्या करती हैं, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को करने के लिए टेलीविज़न पे भी एडवर्टीज़मेंट डालती हैं कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्योंकि टेलीविज़न क्या है, एक बहुत ही कॉमन मीडियम है जिससे लोग जनरली कनेक्टेड रहते हैं। तो ये भी बहुत फेमस हो रहा है टाइम के साथ मीडियम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करने के लिए। 10th वन इज़ वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग इज़ अ वेरी कॉमन मेथड। जो आप आजकल ऐप्स देखते हो, naukri.com, अपना जॉब, ये सारे ऐप्स क्या कर रहे हैं, इन सारे ऐप्स पे कंपनीज़ ने अपने प्रोफाइल बना रखी हैं और जो जो जॉब्स उन्हें चाहिए वो डाल के रखती हैं, और हम लोग उन्हें डाउनलोड करते हैं और हमें जॉब्स ऑलरेडी वहाँ पे शो होती हैं। जो जॉब्स हमारी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से ठीक होती है हम उस पर क्लिक करते हैं, और बेसिकली इंटरनेट या ऑनलाइन सिस्टम के बेस पे ही हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक इंटरव्यू फ़िक्स हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जब इंटरनेट की हेल्प से और किसी ऐप और किसी वेबसाइट की हेल्प से जब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करती हैं कोई कंपनीज़, या जॉब सीकर्स और जो जॉब गिवर्स हैं, जब उन दोनों के बीच में कनेक्शन लाया जाता है थ्रू इंटरनेट एंड थ्रू ऐप्स एंड वेबसाइट, देन उस मेथड को हम कहते हैं वेब पब्लिशिंग। एंड लास्ट इज़ फैक्ट्री गेट। फैक्ट्री गेट एक ऐसा मेथड होता है जो जनरली फैक्ट्रीज यूज़ करती हैं। फैक्ट्री गेट पे क्या होता है, जब कोई भी क्राइसिस चल रहा होता है या अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है तो जनरली जो अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं, ज़्यादातर ये उनके लिए है, तो वो क्या करते हैं, किसी भी फैक्ट्री के बाहर ना भीड़ लगा के, मतलब झुंड बना लेते हैं, एक तरीके से ग्रुप बना लेते हैं, और वो वहीं पे बैठे रहते हैं। और जैसे ही उस फैक्ट्री में कोई भी वैकेंट सीट्स होती हैं, वैकेंट जॉब पोजीशंस होती हैं अनस्किल्ड लेबर्स के लिए, किसी पियोन की या किसी स्वीपर की, और अगर फैक्ट्री को वो सही में चाहिए तो फैक्ट्री उन्हें बुला लेती है और उनमें से कुछ को क्या कर लेती है, सिलेक्ट कर लेती है। तो ये जनरली अनस्किल्ड लेबर्स के लिए और फैक्ट्री के लिए ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है। तो ये हमारे जो हैं 11 मेथड्स हैं, आप कह सकते हो सोर्सेज हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करने के, जिन्हें ऑर्गेनाइजेशंस भी फॉलो करती हैं और हर कोई फैक्ट्री या छोटी छोटी इंस्टीट्यूशंस भी फॉलो करते हैं।
तो होप करता हूँ यार वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और देखो मेहनत यार बहुत ज़्यादा लगती है, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत मोटिवेशन के लिए मेनली ये चीज़ चाहिए। वैसे भी एक रियलिटी है कि मोनेटाइजेशन पे कोई इतनी जल्दी नहीं पहुंचता है, ठीक है, लेकिन जो एफ़र्ट्स हैं आप किसी भी एक इंडिविजुअल के वो देख सकते हो कि वीडियो डाली, उसमें हैंड रिटन नोट्स बनाए, उसको पढ़ाना, ठीक है, और उस पे टाइम अपना देना। लेकिन अगर सामने से व्यूज़ ना आए या कुछ मोटिवेशन ना मिले तो कभी कभी वर्थ इट नहीं लगता है, लेकिन एक्चुअली यही एक प्रोसेस है। और ये एक मोटिवेशन आप भी ले सकते हो, और हमें किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंटली बस करते रहना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ यार शेयर करना अगर बेनिफिशियल लगता है कंटेंट। ओके बाय।